जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की भूगोल में उत्तर के पर्वतीय प्रदेश यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे। हिमालय पर्वत में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, किस विद्वानों ने कौन सा सिद्धांत दिया था, यानी भूसन्नति सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये सब यानी कहने का मतलब कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब वगैरह हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब उसी के क्रम में हम लोगों का आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि हिमालय जो हुआ तो हिमालय को किस भाग में, कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है, उसको अलग अलग पार्ट में बांट कर, उसको भाग में विभाजित करके हम लोग छोटे छोटे करके उसी को पढ़ते हैं। तो आज का हम लोगों का वीडियो है कि हिमालय का जो उत्पत्ति कैसे हुई थी और उसके बाद हिमालय को कितने भागों में और कितने प्रकार में बांट करके पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हम लोगों का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का स्टार्ट होता है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में हम लोगों का है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोग का कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विभाजन हम लोग कैसे करते हैं, कितने प्रकार से उसका विभाजन, जैसे हिमालय का विभाजन। अब हिमालय तो भाई छोटा मोटा चीज़ तो नहीं है, हिमालय बहुत बड़ा है और उसका विस्तार लगभग उत्तर भारत से लेकर के पूरे पूर्वी भारत तक है। यानी कि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार फैला हुआ है। तो इसको अलग अलग भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका विभाजन। अब देखते हैं कि हिमालय का विभाजन, देखिए बेसिकली हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एकदम देखिए आधुनिक ढंग से हम लोगों को पढ़ना है। पीछे कैसे टीचर, आप लोग जिस टीचर से पहले पढ़े होंगे ठीक है वो सब पढ़िए, लेकिन हमारा जो है इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको सब कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। हिमालय को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और शिवालिक हिमालय कहते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को तो आप लोग जानते हैं। सबसे पहले ये हो गया हम लोगों का ट्रांस हिमालय। अब आता है दूसरा नंबर का हिमालय। अब हिमालय को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले बृहद हिमालय को ही हम लोग महान हिमालय कहते हैं। फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय और उसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद यानी कि बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को 4 प्रकार में, यानी कि बेसिकली 2 प्रकार में है हिमालय, उसके बाद ये तीसरा हम लोगों का बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जैसे फिर देखिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय को ही बृहद हिमालय कहते हैं, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। यानी 4 प्रकार से इसको हम लोग विभाजित करते हैं। यानी मुख्य रूप से हम लोग 2 या 3 प्रकार से, और पूरा देखा जाए तो 4 प्रकार से हिमालय को विभाजित करते हैं हम लोग। तो ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय को ही हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को, मतलब हिमालय को पार कर जाना, यानी ट्रांस हिमालय को मतलब पार कर जाना, इसको पार किया जा सकता है ट्रांस हिमालय को। और दूसरा क्या आएगा हम लोगों का बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखिए जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही हमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वगैरह पहाड़ को भी देखने को मिलता है। इसी में उसी का भाग है, ट्रांस हिमालय का ही भाग हम लोगों को काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसे पहाड़ को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्रांस हिमालय को सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं ट्रांस हिमालय। अब देखिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय, देखिए सबसे पहला स्टार्ट होता है हम लोगों का ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को हम एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग पार हिमालय कहते हैं। पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय को पार किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग पार किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पार हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिए इसका लोकेशन कहाँ पे है।
इसमें यह कह रहा है कि बृहद हिमालय के उत्तर में उपस्थित है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है। तो बृहद हिमालय जो महान हिमालय है, इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है और इसके नीचे क्या है, मध्य हिमालय। यानी जो ट्रांस हिमालय है ये बृहद हिमालय के उत्तर में, और नीचे इसका क्या है, बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के नीचे मध्य हिमालय है। यानी कहने का मतलब ये महान हिमालय के उत्तर दिशा में स्थित है इसकी अवस्थिति। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को दूसरा 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसे हम लोग पार हिमालय कहते हैं, और इसको क्या है कि ये बृहद हिमालय यानी महान हिमालय के उत्तर में इसका स्थिति है, लोकेशन है। दूसरा देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वैज्ञानिकों विद्वानों के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, भूसन्नति का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। अब देखते हैं कि ट्रांस हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको बहुत विस्तृत ढंग से बताया था कि हिमालय से पहले वहां पे क्या था, टेथिस सागर था। वो टेथिस सागर के अवसाद से हम लोगों का हिमालय बना था। तो उसी का ही क्रम है ट्रांस हिमालय, उसी का ही भाग है ट्रांस हिमालय। तो ये भी टेथिस सागर के अवसाद के निक्षेपण की प्रक्रिया से बना है। कौन, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेपण की क्रिया से। टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेपण की क्रिया से हम लोगों का ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो टेथिस सागर यानी हिमालय से पहले वहां पे सागर था। पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया गया है कि टेथिस सागर कहाँ से आया, कैसे कैसे हुआ है। तो यहाँ पे टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेपण की क्रिया से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है हम लोगों का हिमालय, उसमें प्रमुख प्रकार की चोटियां हैं। उस चोटियों के बारे में देखते हैं कि इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, यानी ट्रांस हिमालय का चोटियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहला चोटी आता है K2। इसी को K2 को ही हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो इसका पहला चोटी क्या है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ऊंची ऊंची चोटियां पूरे वर्ष हिम से ढकी रहती है। यानी कि ये इतने ऊंचाई पर ये है ट्रांस हिमालय कि ये इसकी जो चोटियां होती हैं वो पूरे वर्ष भर हिम से ढकी रहती है। यानी एक तरह से ग्लेशियर का रूप ले लेती है, पूरी तरह हिम से ढकी रहती है। यहाँ पर हिमनद की उपस्थिति, यानी पूरे भर जो चोटियां हैं इस पे पर्वतों मतलब कि हिम से ढकी रहती है। तो यहाँ पे ग्लेशियर की उपस्थिति भी अनिवार्य है, यहाँ पे ग्लेशियर की उपस्थिति पाई जाती है। अब विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर भी यहाँ पाया जाता है। यहाँ सियाचिन का ग्लेशियर हो गया, रेमो हो गया, बियाफा हो गया, बाल्टोरो हो गया, विस्पर हो गया, ये सब हमें अलग अलग प्रकार के मुख्य ग्लेशियर में हमें देखने को मिला। ठीक है, तो मुख्य ग्लेशियर में सियाचिन हो गया, नुब्रा हो गया, नियो हो गया, बियाफा हो गया, विस्पर हो गया, और बोलोरो टाइप में एक ब्लोरो या तो बाल्टोरो नाम से एक और ग्लेशियर है, वहाँ भी हो सकता है ये भी। तो ये रहा हम लोगों का प्रमुख ग्लेशियर। अब देखते हैं कि इसका जलवायु दशा, यानी ग्लेशियर यहाँ पे देख लिए कि यहाँ प्रमुख चोटियाँ हैं, चोटियों के ऊपर ग्लेशियर रहता है जो पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। तो देखते हैं कि यहाँ का जो जलवायु दशाएं हैं कैसा है, यहाँ पे जलवायु कैसा है। तो सबसे पहले जलवायु का मतलब क्या है कि शीतल जलवायु प्रदेश। यहाँ पे वर्ष भर बहुत ठंड रहती है। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो एक शीतल जलवायु है, यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे शीतल जलवायु प्रदेश इसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हिमपात होता रहता है। हिमपात यानी कि जो हिम होता है ये हमेशा, जैसे चोटी बताया ना कि चोटी के ऊपर हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, तो एक हिमपात भी यहाँ पे होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि वनस्पतियों का अभाव, यहाँ पे इतना हिमपात होता है कि यहाँ पे वनस्पति वगैरह का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है। वनस्पति के रूप में हमें मांस और लाइकेन जैसी वनस्पतियों को देखने को मिलता है। वनस्पति के रूप में हमें क्या मिलता है ट्रांस हिमालय में, मांस और लाइकेन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पति का विकास नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिमपात होता है और जो इसकी चोटियाँ होती है वो वर्ष भर हिम से ढकी रहती है। ट्रांस हिमालय में यहाँ पे मांस और लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती हैं। तो ये रहा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें चोटियाँ कौन कौन सी हैं और इसकी जलवायु दशाएं क्या है, इसकी ट्रांस हिमालय की। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति देख लीजिए, इसका प्रमुख चोटी कौन कौन सी है और इसकी जलवायु दशाएं क्या क्या है। अब देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय में कौन सी नदी बहती है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि ट्रांस हिमालय में
कौन कौन सी नदी बहती है, तो ये भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रमुख नदियाँ, इंपॉर्टेंट रिवर। सबसे पहला देखिए क्या है कि इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, यानी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु और सहायक नदियाँ दोनों इसमें कुछ मात्रा में पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय में। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ इसमें देखी जाती हैं। फिर देखते हैं कि सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। ये देखिए क्या है, जो ट्रांस हिमालय है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इसमें बताते हैं कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है, बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। अब देखते हैं कि सिंधु नदी क्या है। सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। अब देखिए नंगा पर्वत क्या है। नंगा पर्वत का जो अवस्थिति है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, जो क्षेत्र उसका बलूचिस्तान है, वहाँ पे इसकी अवस्थिति देखने को मिलता है। तो वहाँ पर क्या है कि ये वहीं से हम लोग का होते हुए पाकिस्तान में ही सिंधु नदी जाती है। तो नंगा पर्वत के पास, ये नंगा पर्वत और सिंधु नदी के बीच यहीं पे वो एक सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब क्या होता है कि नदियों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही ज़्यादा गड्ढा, महाखड्ग जिसको कह सकते हैं। इसकी गहराई कम से कम लगभग 4500 मीटर से लेकर के 5200 मीटर तक आपको देखने को मिलती है। इतना गहरा वो महागड्ढा बनाती है नदियों के द्वारा। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है सिंधु नदी। कहाँ पे बनाती है? नंगा पर्वत के पास। ठीक है, तो ये नदी नंगा पर्वत के पास सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये रही हमें प्रमुख नदियाँ। इसमें प्रमुख नदियाँ में क्या है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु और उसकी सहायक नदी। ठीक है, और सिंधु नदी क्या है कि नंगा पर्वत के पास एक गार्ज का निर्माण करती है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा गार्ज है, सबसे गहरा गार्ज है। अब देखते हैं कि इसका लोकेशन, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, और कुछ इसके बारे में जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, क्या और इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि यह लद्दाख में हमें देखने को बहुत ज़्यादा, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा विस्तार हमें लद्दाख में देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे वर्षा क्या है, बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्लेशियर है, इतना ज़्यादा हिमपात होता रहता है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम में मात्रा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। यानी कि इसमें वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और यह एक मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ की जलवायु दशा बहुत ही बेकार है, बहुत ठंडा है। तो ये एक शीत मरुस्थल होती है। मरुस्थल 2 प्रकार का होता है, एक गर्म मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल। जो हम लोगों का राजस्थान में, गुजरात में जो मरुस्थल है वो एक गर्म मरुस्थल है, और जो लद्दाख में मरुस्थल है, जो ये वाला मरुस्थल है, यह एक शीत मरुस्थल है। यानी ट्रांस हिमालय में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो एक शीत मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में। और इसमें क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। एक हेमिस नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी हमें लद्दाख में देखने को मिला, जो ट्रांस हिमालय में देखने को मिला। कौन सा उद्यान? हेमिस नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। और उसके बाद एक एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भी हमें यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, लगभग 2%, 1% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो इसकी अवस्थिति क्या है, लद्दाख में है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे शीत मरुस्थल है, और यहाँ पे हेमिस नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे एंथ्रेसाइट नामक कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका अवस्थिति। तो यही सब, इतना ही देखिए इंपॉर्टेंट इसमें होता है ट्रांस हिमालय में, क्योंकि ट्रांस हिमालय की सबसे पहले उत्पत्ति हो गया, फिर उसमें प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी होती है, उसके बाद इसकी जलवायु दशा क्या होती है, नदी कौन सी बहती है, और कुछ अन्य 3-4-5 पॉइंट इसमें होता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो बस यही सब है ट्रांस हिमालय में, कि इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है। इसमें चोटी में कौन कौन सी पाई जाती है, तो K2 गार्डविन आस्टिन इसमें चोटी पाई जाती है। इसकी जलवायु दशा बहुत ही शीतल होता है, बहुत ही ठंडा होता है। और इसमें कौन सी नदी पाई जाती है, तो सिंधु नदी पाई जाती है। यही इसमें 10-12 पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा इसको। तो यही है हम लोगों का ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बाद हम लोगों का आता है दूसरा बृहद हिमालय, यानी कि महान हिमालय। बृहद हिमालय और महान हिमालय। तो आइए महान हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आज तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, कम से कम कुछ ही देखते हैं महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका अवस्थिति देखते हैं, इसका महत्वपूर्ण बिंदु भी देखते हैं। अवस्थिति है कि ये कहाँ पे है,
तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के दक्षिण एवं मध्य हिमालय के उत्तर में, यहाँ पे देखिए ये ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में यानी उसके नीचे, और मध्य हिमालय के उत्तर में है। कौन हिमालय? महान हिमालय या बृहद हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और मध्य हिमालय के उत्तर में, दोनों के बीच, यानी ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ही हम लोगों का क्या है? बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय की अवस्थिति है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। ये देखिए, ये पश्चिम में जो हम लोगों का नंगा पर्वत, यहाँ पे ये देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पे हो गया, और यहीं पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान राज्य बलूचिस्तान में ही हमें नंगा पर्वत देखने को मिलता है। तो यहाँ से लेकर के ये नामचा बरवा सीधे अरुणाचल प्रदेश तक इसका, यानी उत्तराखंड में यहाँ पे देखने को मिलता है। इतना बड़ा इसका विस्तार है, यहाँ पे नामचा बरवा तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का कोई एग्जैक्ट लंबाई वगैरह इसका कुछ नहीं होता है। अब इसका क्या है, कुछ डाटा है हम लोगों के पास, जैसे इसकी लंबाई क्या होती है कि 2500 किलोमीटर लंबाई होती है। ये सबसे बड़ा, इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की होती है, महान हिमालय की। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 250 किलोमीटर, और इसकी मोटाई, इसकी जो मोटाई कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है? 6100 मीटर। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 250 किलोमीटर, और इसका ऊंचाई क्या है? 6100 मीटर, किमी नहीं मीटर, 6100 मीटर। तो ये रहा इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आगे देखते हैं इसमें क्या बोलता है कि ऊंची ऊंची चोटियां हिम से ढकी होती है, इसी कारण से हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ की भी चोटियाँ जो होती है वो भी हिम से ढकी होती है, इसीलिए हम इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हिम से ढकी होती है। इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, और चट्टान क्या है कि मध्य एवं शिवालिक हिमालय से अधिक पुरानी है। ठीक है भाई, यहाँ पे मध्य और शिवालिक हिमालय से अधिक इसकी पुरानी चट्टानी यहाँ पे है। तो ये रहा इसका महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इसका महान हिमालय का और बृहद हिमालय, इसी को कहते हैं। फिर से इसको देखते हैं, महान हिमालय का यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और मध्य हिमालय के उत्तर में उपस्थित है। उसके बाद यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा तक इसका विस्तार फैला हुआ है, और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 250 किलोमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। उसके बाद इसकी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ मध्य से ढकी होती है, मतलब हिम से ढकी होती है, इसीलिए हम इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं, और इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है, और यह शिवालिक और मध्य हिमालय की चट्टान से भी अधिक पुरानी होती है। तो ये रहा हम लोगों का ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ये सब याद रखिएगा, यही सब 10-20 पॉइंट है। और इसमें ये हमारा को आधा है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को ये मिलेगा। ट्रांस हिमालय यही है, पूरा है इसका। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।